हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 की साइंस एक बार फिर लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने अध्याय 1 पढ़ा। अध्याय 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि भोजन कहाँ से आता है। उसमें हम लोगों ने शाकाहारी पढ़ा, मांसाहारी पढ़ा, सर्वाहारी पढ़ा, ये तीनों प्रकार पढ़े। आज हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जो कि लगभग भोजन से ही संबंधित है, और इस अध्याय का नाम है भोजन में क्या क्या आता है। इस अध्याय को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। भोजन में क्या क्या आता है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे। भोजन में क्या क्या आता है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मनुष्य या कोई भी जीव भोजन क्यों करता है। हम सभी जीव जो है भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर के वृद्धि विकास के साथ साथ हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा भी मिलती रहे। इसीलिए हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए कि भोजन में क्या होता है। भोजन में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसे हमें प्राप्त करने के लिए भोजन को लेना पड़ता है। भोजन क्यों करते हैं ये तो मैंने बता दिया कि शरीर की वृद्धि और विकास के साथ साथ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन क्यों करते हैं। अब भोजन में क्या क्या होता है। भोजन में पोषक तत्व होते हैं और वही हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं। उन्हीं के जरिए हमारे शरीर का पोषण होता है, जिसके लिए हमें उस भोजन को ग्रहण करना पड़ता है। अब ये पोषक तत्व क्या चीज़ होता है। अब पोषक तत्व वे अवयव या पदार्थ होते हैं जो किसी भी जीव की वृद्धि, विकास और स्वस्थ शरीर हेतु आवश्यक होते हैं। यानी पोषक तत्व को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि शरीर के वृद्धि, विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन के आवश्यक अवयवों को ही पोषक तत्व कहा जाता है। अब ये पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, जिनमें से हम कुछ प्रमुख पोषक तत्वों को अध्ययन करेंगे जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। अब सारे पोषक तत्वों के विषय में मैं विस्तार से बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं कि वो पोषक तत्व जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है और खनिज लवण है। ये चीज़ें जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, इसीलिए इनको पोषक तत्व कहा जाता है। और ये पोषक तत्व कार्य क्या करते हैं, अब एक एक का कार्य हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए पहला पोषक तत्व मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो हम ग्रहण करते हैं बहुत आसानी से किसी कार्य के लिए, इसका पाचन बहुत शीघ्रता से हो जाता है और ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। अगर हम ऊर्जा तो वसा भी देती है, प्रोटीन भी देता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमें बहुत जल्दी ऊर्जा दे देता है क्योंकि आसानी से जल्दी डाइज हो जाता है, पच जाता है। इसलिए हमको जो है ये ऊर्जा जल्दी देता है। और अब ये कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है। उदाहरण स्वरूप आलू में पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। ज़्यादातर मीठे पदार्थ जो हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मीठे पदार्थ में ही कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट लगभग सभी में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मीठे पदार्थ हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी खासी होती है। अब दूसरा पोषक तत्व वसा। अब ये क्या काम करता है। सभी
पोषक तत्वों के हम लोग कार्य समझेंगे और किसमें प्राप्त हो किसके द्वारा जो है हमारे वो शरीर को पूर्ति होती है उस पोषक तत्व की, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले वसा का कार्य समझते हैं कि वसा जो है हमारे शरीर में, ये पोषक तत्व जो वसा है ये कैसे कार्य करता है या क्या काम करता है। यह त्वचा को चिकना रखने का काम करता है और साथ ही साथ ऊर्जा भी देने का काम करता है। वसा हमारे शरीर में भोजन हम करते हैं तो स्टोर होती रहती है, और ये वसा जब हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और फिर भी हमें शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो शरीर जो हमारी वसा से ही ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। और वसा घी में पाया जाता है, तेल में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। इन सब चीज़ों में जो है वसा की भरपूर मात्रा होती है। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत करना इसका प्रमुख काम है। प्रोटीन जो है शरीर का वृद्धि विकास करता है, और जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, टूटी फूटी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं जो है नष्ट होती रहती हैं और उन कोशिकाओं का फिर नया निर्माण होता रहता है, इसमें प्रोटीन बहुत सहायता करता है। और ये प्रोटीन मछली में पाया जाता है। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जितने भोज्य पदार्थ हम लोग मनुष्य खाता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर किसी में पाया जाता है तो वो मछली है। मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है मछली में होता है। इसके बाद जो है सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है। अगर शाकाहारियों में केवल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो आपका आंसर सोयाबीन होना चाहिए। लगभग 42% के आसपास इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। मछली में इससे भी ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन से भी ज़्यादा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मछली और सोयाबीन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मछली। लेकिन केवल शाकाहारी में अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर यहाँ सोयाबीन हो। इसके अलावा पनीर, अंडा, मांस में भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। अब इसके बाद आता है विटामिन। अब विटामिन क्या काम करता है? विटामिन्स जो होते हैं वैसे तो हमारे शरीर को विटामिन्स की बहुत थोड़ी मात्रा ही जो है आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो बहुत सारे रोग होने के खतरे रहते हैं। विटामिन का प्रमुख काम जो है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। यानी कि अगर विटामिन्स की कमी हो जाएगी तो विभिन्न प्रकार के इनकी कमी से रोग हो जाते हैं, उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये विटामिन पाया जाता है मूली में, गाजर में, दूध में, नींबू में, इस तरह बहुत जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सभी के अंदर कुछ न कुछ कोई न कोई विटामिन्स पाया जाता है। इसके बाद आता है खनिज लवण। खनिज लवण का कार्य हड्डियों को मजबूती प्रदान करना तथा शरीर की अन्य क्रियाओं में बहुत आवश्यक होता है। अब ये खनिज पदार्थ बहुत सारे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे पालक हुआ, कोई भी साग सब्जी हुई, सब में खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा पानी में भी, अगर हम पानी भी पीते हैं तो उसमें भी खनिज लवण यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये खनिज लवण भी हमारे शरीर को जो है अगर इनकी भी कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग होने का खतरा रहता है। अब इसके बाद हम लोग भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का परीक्षण करना सीखेंगे। जैसे जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक है, किस भोजन में प्रोटीन अधिक है, किस में वसा अधिक है, इसका परीक्षण करना हम लोग सीखेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को मंड भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को मंड भी कहा जाता है। अब इसका परीक्षण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी खाद्य पदार्थ है आप उसको थोड़ी सी मात्रा में ले लीजिए
और ले करके उसमें आयोडीन का तनु घोल थोड़ा सा मिला दीजिए। आयोडीन का तनु घोल, तनु माने होता है पतला। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो शरबत चीनी मिला करके बनाया जाता है, वो गाढ़ा भी होता है शरबत और थोड़ा पतला भी शरबत बनाया जाता है। तो जो पतला वाला होगा वो तनु होता है और जो गाढ़ा होता है उसको सांद्र कहते हैं हम लोग। तो खाद्य पदार्थ को लेना है, उसमें मिला देना है आयोडीन का तनु घोल। अब इस घोल को मिलाने के बाद कुछ देरी के पश्चात अगर वह पदार्थ का रंग नीला या काला रंग हो जाता है तो समझ जाना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इस तरह हमारा परीक्षण कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमको वसा का परीक्षण करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस खाद्य पदार्थ को सुखा लीजिए और सफ़ेद कागज़ में दबा करके, जैसे कोई कागज़ आप ले लीजिए, इस तरह का सफ़ेद पेपर ले सकते हैं और जिस खाद्य पदार्थ में आपको पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, उसमें उस खाद्य पदार्थ को यहाँ रख करके और ऐसे दबा लीजिए और ऊपर से खूब उसको पीट दीजिए ताकि चपटा हो जाए। ऐसा करने के बाद अगर कागज़ को जब आप पुनः खोलते हैं, कागज़ को जब पुनः आप खोलते हैं तो खोलने के बाद जब आप देखेंगे कि कागज़ पर तेल के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, अगर उस पर तेल का धब्बा दिख रहा है, इसका मतलब कि उसमें वसा उपस्थित है, इसीलिए वो तेल का धब्बा दिखाई दे रहा है। उसी तरह अब प्रोटीन का परीक्षण करना होगा तो कैसे होगा? सबसे पहले जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन पता करना है उस खाद्य पदार्थ का पेस्ट बना लीजिए। खाद्य पदार्थ का पेस्ट यानी थोड़ा सा पानी मिला करके उसमें हल्का सा उसको खूब पीस करके या किसी भी तरह पेस्ट बना लेना है, चूर्ण बना लेना है और उसमें 10 बूंद जल मिलाना है। इसके बाद कॉपर सल्फेट की 2 बूंद मिलानी है। कॉपर सल्फेट एक विलेन होता है, उसकी 2 बूंद डालेंगे और फिर इसके बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। कितना डालेंगे? 10 बूंद। कितना डालेंगे? 10 बूंद डालेंगे। 10 बूंद कास्टिक सोडा डालने के बाद अगर हम देखते हैं कि अगर इसका जो हम लोगों ने इतना जो है इस करके पेस्ट तैयार किया या विलेन तैयार किया, अगर उसका रंग बैगनी रंग हो जाता है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन उपस्थित है। अगर बैगनी रंग नहीं प्राप्त होता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ें आहार। अब आहार हम पढ़ेंगे कि आहार कितने तरह के होते हैं। तो देखिए यहाँ आहार को हम लोग 2 भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। एक भाग का नाम रख दिया संतुलित आहार और दूसरे का असंतुलित। संतुलित का मतलब होता है, संतुलित आहार का अर्थ होता है कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में हो। इसका मतलब उस भोज्य पदार्थ में, उस आहार में पोषक तत्व तो होने चाहिए लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए। अगर उससे अधिक हो जाएगा जितना या कम हो जाएगा तो वो संतुलित आहार उसको हम नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे असंतुलित आहार। अगर आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हैं, उचित का मतलब कि जितना आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में मौजूद हैं, तब उसको हम कहेंगे संतुलित आहार। अगर उसमें कमी है या अधिक हो गए तो वो असंतुलित आहार कहा जाएगा। अब ये असंतुलित आहार को भी हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। नहीं, यहाँ असंतुलित आहार को हम 2 वर्गों में क्या बांटेंगे? इसको असंतुलित आहार लेने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो 2 तरह से होती हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। पहली स्थिति तो वो होती है असंतुलित आहार लेने से कि कुपोषण हो जाता है, यानी कि अगर हम कम ले रहे हैं असंतुलित आहार, इसका मतलब कि अगर हम भोजन को
कम ले रहे हैं, पोषक तत्वों को कम ले रहे हैं, भोजन नहीं पोषक तत्वों को, तो वो निश्चित रूप से उस जीव को जो है कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण, कु माने होता है नहीं और पोषण माने होता है पोषण। इसके शाब्दिक अर्थ से ही यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है कि जिसको पोषण नहीं हो पा रहा है उसको कहेंगे कुपोषण। ऐसी स्थिति जिसमें शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है उसको कहते हैं कुपोषण। उदाहरण स्वरूप प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन एक पोषक तत्व होता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसकी अगर कमी हो जाए तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। ये एक रोग है, बड़ा इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में पूछता है कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से, और जो एक प्रकार का एक कुपोषण है। अब एक आता है अतिपोषण। कुछ लोग क्या होते हैं कि ये पोषक तत्व अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं जिसमें खूब विटामिन हो, खूब प्रोटीन हो, खूब वसा हो, खूब कार्बोहाइड्रेट हो, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण कर लेंगे तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अतिपोषण, आवश्यकता से अधिक पोषण। अब इससे क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत ही अत्यधिक मोटा हो जाता है, जो कि अधिक मोटे जो व्यक्ति होते हैं उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उनकी रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, कोई भी रोग बड़ी आसानी से उनको पकड़ सकता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभावजन्य रोग। देखिए, अगर इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इन पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से इनके अभाव में कुछ रोग हो जाते हैं, उन रोगों को हम पढ़ेंगे। पोषक तत्वों की कमी या अभाव से होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं स्कर्वी, रिकेट्स, घेंघा, ये सब अभावजन्य रोगों के नाम हैं। स्कर्वी, रिकेट्स और घेंघा ये अभावजन्य रोग हैं। अब देखिए, जितना हम लोगों ने विटामिन्स पढ़ा, विटामिन्स वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं विटामिन्स, जो मुख्य विटामिन्स के प्रकार हैं वो 6 हैं। इन 6 विटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले जानिए कि विटामिन शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। विटामिन शब्द जो है, विटामिन शब्द तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा का शब्द विटामिन आया कहाँ से? वो आया ग्रीक भाषा के शब्द से, और ग्रीक भाषा का शब्द वो था बीटा और प्लस मीन। बीटा और मीन, बीटा का मतलब होता है जीवन और मीन का मतलब तत्व, यानी जीवन देने वाला तत्व को विटामिन कहा गया। अब इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन ए है, बी है, सी, डी, ई, के, ये विटामिन्स हैं। और ये नीचे मैंने लिख दिया है कुछ खनिज पदार्थों के नाम जो शरीर को बहुत आवश्यक हैं, शरीर को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया और लोहा हो गया। अब इनको इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। विटामिन ए जो है, इससे जो रोग उत्पन्न होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इसकी वजह से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग में क्या होता है कि मनुष्य को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है या धुंधला दिखाई देता है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनाल, और इसमें लक्षण मैंने बता ही दिया, इसमें रात में जो है कम दिखाई देता है। और ये पाया जाता है विटामिन ए पपीता में, मूली में, गाजर में, इस तरह के पदार्थ, खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इसके बाद विटामिन बी है। विटामिन बी वैसे तो कई विटामिन बी होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, इस तरह करके 12 तक होते हैं, लेकिन यहाँ मैं केवल आप लोगों को विटामिन जो पहला होता है विटामिन बी का, B1, उसके बारे में बताऊँगा। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसके लक्षण क्या हैं? अगर किसी को बेरी बेरी रोग हो जाए तो इसमें जो है पेशियां जो है दुर्बल हो जाती हैं, और यह पाया जाता है यकृत में यानी लीवर में और दूध में। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है।
इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है या एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं इसको, यानी विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका लक्षण ये है कि मसूड़ों से जो है खून निकलने लगता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी वैसे तो खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, नींबू में भी पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। इसलिए हम लोगों को आंवले का खूब सेवन करना चाहिए। इसके बाद चौथा विटामिन है डी। इसकी कमी से रिकेट्स रोग, जिसे हिंदी में सूखा रोग कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। इसकी कमी से हड्डियों में गड़बड़ी हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगर आप सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। इसके बाद है पांचवा विटामिन ई। इसकी कमी से बांझपन रोग हो जाता है। जो मादा होती हैं वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, मादा हो चाहे नर हो, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते अगर उनके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए। इसकी कमी से बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल। लक्षण मैंने बता ही दिया, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अब ये पाया किस में जाता है? वनस्पति तेलों में पाया जाता है। इसलिए हमें सरसों का तेल हुआ, तीसी का तेल हुआ, यानी जो जितने वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले तेल हैं उस तेल का सेवन करना चाहिए। बाज़ार में बिकने वाले रिफाइंड तेल या कोल्हू बैल तेल, ये सब तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद छठवां है विटामिन के। इसकी अगर कमी हो जाए तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। इस रोग का लक्षण ये होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर किसी का हाथ कट पीट जाए तो खून बहता ही चला जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का अगर बन जाता है तो खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसका रासायनिक नाम है फिलिक्विनॉन। लक्षण मैंने बता ही दिया कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब पाया किस में जाता है? ये सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को खूब ढेर सारी अच्छे प्रकार से हरी सब्जियों का भरपूर और सलाद का सेवन करना चाहिए। इसके बाद हम कुछ खनिज पदार्थों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो इससे भी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाएंगे। इसको कैल्शियम कहा जाता है और ये दूध में खूब पाया जाता है। अगर आप दूध पीते हो, दूध के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। अब इसके बाद है आयोडीन। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। ये समुद्री नमक जो होता है उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। वैसे तो आयोडीन हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होता है, बहुत ज़्यादा आयोडीन नहीं लेना चाहिए। इसके बाद है लोहा। इससे क्या होता है? हमारे रक्त में लोहे की मात्रा होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो खून की भी कमी हो जाती है। हरी सब्जियां जैसे पालक हुआ, धनिया हुआ, मेथी हुआ, इसमें खूब ढेर सारा, चुकंदर हुआ, इसमें बहुत ही ढेर सारा जो है लोहा पाया जाता है। अब इसको मैं सारे विटामिन्स के रासायनिक नाम याद करने की एक ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना होगा कि मान लीजिए रथ, एक रथ है, टॉफ़ी के पैकेट पर बना हुआ रथ है। रथ एक टॉफ़ी, तो हम जानेंगे कि रथ जो है, रथ एक ब्रांड है, एक टॉफ़ी का नाम है। रथ एक टॉफ़ी, ये आपको याद करना है, जो आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ एक एक विटामिन का नाम है। अगर ये पहला अक्षर हम उठाते हैं तो विटामिन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये के है। यहाँ छः विटामिन्स हैं और छहों का नाम हो गया। जैसे पहला है र, तो पहला विटामिन ए है। हम जानते हैं कि पहला विटामिन ए है, यानी ए जो विटामिन है उसका नाम र से होगा, यानी उसका नाम है रेटिनॉल।
एक तरीका और है याद करने का कि विटामिन ए का रासायनिक नाम हम याद कर सकते हैं। विटामिन ए जो है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है जो कि आँख से संबंधित है। आँख में ही रेटिना होता है, जिस पर कोई भी चीज़ हम देखते हैं अपनी आँखों के सामने तो उसका चित्र रेटिना पर ही बनता है, फिर हमारे मस्तिष्क में वो मैसेज पहुँचता है। तो हम याद रख सकते हैं उस रेटिना से रेटिनॉल, या इससे भी याद रख सकते हैं कि विटामिन ए जो है र से यानी रेटिनॉल। और दूसरा विटामिन है बी, उसका थ से नाम होगा यानी थायमीन। फिर तीसरा विटामिन है सी, उसका ए से नाम होगा यानी एस्कॉर्बिक एसिड। और चौथा विटामिन यानी विटामिन डी क से नाम होगा यानी कैल्शियम। पांचवा विटामिन है विटामिन ई जो कि टो से नाम होगा, टो यानी टोकोफेराल। और लास्ट छठवां विटामिन के फी से नाम होगा, जिसका मतलब है फिलिक्विनोन, जिसको आप आसानी से याद रखेंगे। एक चीज़ और जान जाइए, मैंने नोट में लिख दिया है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने किया था। बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा कि विटामिन की खोज जो है फंक ने किया था, है ना, लेकिन वो गलत आंसर होगा। विटामिन की खोज फंक ने नहीं किया था, विटामिन नाम दिया था फंक ने सन 1929 में, यानी 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने विटामिन की खोज तो कर दिया था, लेकिन उसको कोई नाम नहीं दिया था। उसको नाम दिया 1929 में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं, देखिए ये नोबेल पुरस्कार हॉपकिंस को ही मिला था विटामिन के आविष्कार के लिए 1929 में। फिलिक्विनोन नाम दिया था फंक ने, कासिमिर फंक इनका पूरा नाम है, कासिमिर फंक। इन्होंने जो है नाम दिया था फंक ने, और विटामिन की खोज जो किया था हॉपकिंस ने किया था, जिसके लिए उन्हें 1929 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसी के साथ ये कक्षा 6 का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कल मैं आप लोगों को इसके बाद जो अगला अध्याय 3 है उसके विषय में बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना पढ़ने के बाद जो दूसरा अध्याय है, भोजन में क्या क्या आता है, इस चैप्टर के अंत में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखें। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? वैसे तो मुझे बहुत सारी अभी समस्याएं आ रही हैं, मैं अपना ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं इसमें और क्या क्या कर सकता हूँ, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से पढ़ने में आनंद आए। धन्यवाद।